हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सीटेट पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें से हम 2016 का एक पेपर कर चुके हैं, जिसमें से साइंस के क्वेश्चन आंसर हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो 1 ईयर में 2 बार सीटेट का पेपर होता है, उसमें जो सेकेंड टाइम सितंबर में 2016 में सीटेट का पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो उससे में सबसे पहले हम देखेंगे साइंस के क्वेश्चन आंसर को डिटेल से डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विज्ञान में व्यवहारिक प्रयोगात्मक गतिविधियां संचालित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन में आपसे सत्य है या असत्य या हाँ या नहीं क्या पूछा गया है, वो बात आप ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। कई बार हम जल्दबाजी में क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं और सही आते हुए हम क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें हमें बताना है कि उद्देश्य नहीं है, यानी इसका कोई एक उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन दिए हैं उनमें से वो हमें बताना है। तो क्या है, विज्ञान में व्यवहारिक और प्रयोगात्मक की विज्ञान को समझाने के लिए हम उसके एक तो अपने जो हमारा जो दैनिक जीवन है उससे रिलेट करके समझाते हैं बच्चों को, और प्रयोग से भी समझाते हैं, यानी प्रयोग करवाते हैं विज्ञान में समझाने के लिए अवधारणा को स्पष्ट रूप से। तो वो कर रहे हैं हम, यानी उसको व्यवहारिक ज्ञान भी दे रहे हैं और प्रयोगात्मक ज्ञान भी दे रहे हैं। तो उसका उद्देश्य क्या क्या होता है, एक तो उस जो हमने अवधारणा समझाई है बच्चे को, वो उसको अच्छे से समझ में आ जाए, वो स्पष्ट हो जाए, या बच्चे को समस्या समाधान यानी कोई प्रॉब्लम आए उसका सॉल्यूशन बच्चा निकाल पाए अच्छे से। और उसका जो मतलब अपना जो ज्ञान है, हस्त कौशल लगा लीजिए एक प्रकार, उसमें भी वृद्धि होगी। पर इसमें देखिए कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले वे उच्च अंक या ग्रेड पाने में सहायक होंगे। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से बच्चे को उच्च अंक या ग्रेड मिलेंगे, ऐसा करना इसका उद्देश्य है? नहीं, इसका उद्देश्य ये नहीं है। इसका उद्देश्य ये है कि बच्चे को वो धारणा अच्छे से समझ में आए, स्पष्ट हो जाए, और बच्चे को समस्या समाधान का पता चले कि कैसे अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे सोल्व करना है, उसके जो चरण है वो वन बाय वन वो कैसे करे। वे सब हमें जो हम व्यवहारिक और प्रयोगात्मक ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को उससे संबंधित है। वे विज्ञान के विचारों को बढ़ाएं, ये बात तो सही है। वे समस्या समाधान के अवसर प्रदान करें, ये वाली भी बात सही है। हस्त कौशल युक्त कौशलों के विकास में सहायक है। तो दो तीन और चार तो इसमें ठीक है, इसके उद्देश्य है, पर पहला ऑप्शन इसका उद्देश्य नहीं है। उच्च अंक और ग्रेड पाना ये उसका उद्देश्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एल्यूमिनियम की एक समतल पट्टी पर मोम के कुछ छोटे छोटे टुकड़े लगभग समान दूरी पर जमाए गए हैं। पट्टी के एक सिरे का एक स्टैंड के साथ क्लैंप किया जाता है और दूसरे सिरे को गर्म किया जाता है। नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार करना है, यानी दो कथन दिए गए हैं और एक प्रयोग कर रहे हैं। कौन सी, एल्यूमिनियम की एक समतल पट्टी ली गई है, उस पे मोम के छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों को चिपकाया गया है, और जो पट्टी है उसको एक तरफ से तो कहीं पे बांध दिया गया है और दूसरी तरफ उसको गर्म किया जा रहा है, नहीं उसको उष्मा दी जा रही है, हीट दी जा रही है। तो आपको पता है एल्यूमिनियम की पट्टी को अगर हम उष्मा देंगे तो क्या होगा, ये मोम जो ये हमने चिपका रखे हैं ये उष्मा पाकर क्या नीचे गिरने लग जाएंगे। पर धीरे धीरे होंगे, पहले ये वाला गिरेगा, फिर ये वाला गिरेगा, फिर ये वाला गिरेगा, क्योंकि उष्मा पहले यहाँ आएगी, फिर ये इसको इससे देगा, यानी एक दूसरे में ऐसे ये स्थानांतरित करेगा उष्मा को। पहले इस ये वाला चीज गर्म होगी, फिर धीरे धीरे ये उष्मा पाके आगे से बढ़ा देगा, ये वाला गर्म हो जाएगा तो पहले ये वाला गिर जाएगा, फिर ये वाला गिर जाएगा, फिर ये वाला गिर जाएगा, यानी जो मोम के टुकड़े हमने लगाए थे वो धीरे धीरे उष्मा पाकर गिरने लग जाएंगे। ये प्रयोग हमने किया है। तो ए भी दो कथन दिए गए, हमें देखना है कि वो कथन क्या है। पहला कथन है, लो से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में मोम के टुकड़े एक के बाद एक गिरने लगेंगे। तो ये बात तो सही है, हमने देखा है कि वन बाय वन गिरने लग जाएंगे। पहले जिसमें जो लो के यानी उष्मा के सबसे निकट होगा पहले वो वाला गिरेगा, फिर दूसरे वाला गिरेगा। दूसरा कथन क्या दिया, एल्यूमिनियम की पट्टी उष्णता को लो के निकटतम सिरे से दूसरे सिरे को स्थानांतरित करती है, ये वाली बात भी सही है, यही हमने देखा था। तो पहला क्या किया हमने, प्रयोग किया। दूसरा क्या, उसका निष्कर्ष निकल है कि ऐसा क्यों हुआ कि मोम के टुकड़े नीचे क्यों गिर गए, क्योंकि उन्होंने उष्मा ली, उष्मा पाके वो पिघल गए और पिघल के वो नीचे गिर गए।
ठीक है, ये वाली बात है इसमें। तो कौन सा आपको लग रहा है कि इसका आंसर होना चाहिए? हमारा जो कितना नंबर क्वेश्चन है, 62 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? कि ए कोई प्रयोग किया था और बी उसका निष्कर्ष निकला, यानी एल्यूमिनियम की पट्टी पे जो मोम के टुकड़े गिरे हैं वो क्यों गिरे हैं, यही निष्कर्ष निकला है, वो उष्मा पाकर गिरे हैं। तो ए हमने प्रयोग किया था और बी उसका निष्कर्ष निकाला, तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा हमारा 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक शिक्षक कक्षा 8 के विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। एक फ्रिज से बर्फ के दो समान घनाभ निकालिए, उनमें से एक को चूर्णित किया जाता है और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। यह देखा गया कि चूर्णित बर्फ जल्दी पिघलती है, इसका क्या कारण हो सकता है? ऐसा विद्यार्थियों से वो टीचर बोलता है कि जो फ्रिज है, फ्रिज के अंदर से बर्फ के दो टुकड़े निकालने हैं आपको, ठीक है। एक टुकड़े को क्या करना है आपको, छोटे छोटे पार्ट में बांट देना है, यानी उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना, चूर्णित कर देना है, यानी तोड़ देना है उसको, और एक जैसा था वैसा वैसा ही रखना है। तो आप कल्पना कीजिए कि क्या होगा उससे। तो विद्यार्थी सोचेगा कि क्या होगा, या तो कौन सा पहले पिघलेगा या नहीं पिघलेगा, पिघलेगा तो क्यों पिघलेगा, ऐसी वो कल्पना ही तो कर रहा है। यानी पहले वो उसने क्या किया, एक बर्फ निकाली, फिर उसको तोड़ा और एक को नहीं तोड़ा, ये ऐसी कल्पना कर रहा है, और वन बाय वन स्टेप वो सोच रहे हैं कि ऐसे करने पे ये होगा, ऐसे करने पे ये होगा, यानी एक कल्पना करके वो परिणाम तक पहुंच रहा है। यानी कोई प्रॉब्लम आई उसको क्या कर रहा है, वो सोल्व कर रहा है। ठीक है, टीचर ने ऐसा बोला, तो ये क्या है, यह पर्सन, इस पर्सन द्वारा किस प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ावा मिलता है, यानी ऐसा करने से कौन सा कौशल बढ़ेगा बच्चे का। एक प्रकार से समस्या समाधान भी होगी, और बच्चा मतलब कोई समस्या आएगी तो उसको सोचेगा कि कैसे आई ये, क्यों आई, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, मतलब विचार करना प्रारंभ कर देगा, कल्पना करना प्रारंभ कर देगा कि ऐसे आने पे ये करना चाहिए। तो कौन से कौशल का विकास हुआ, परिकल्पना करने के कौशल का। 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा हमारा 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कक्षा 7 का एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित क्रियाकलाप का प्रदर्शन करता है। एक पत्ती को परखनली में लिया जाता है, किसको लिया जाता है, एक पत्ती को, और उसके ऊपर स्पिरिट उड़ेला जाता है। इसके बाद परखनली को पानी से आधे भरे बीकर में रखा जाता है और उसे तब तक गर्म किया जाता है तब तक पत्ती का रंग न उड़ जाए। उसके बाद पत्ती को बाहर निकाला जाता है और आयोडीन की कुछ बूंदे उस पर डाली जाती है, पत्ती का रंग नीला काला हो जाता है। यानी ऐसा कोई प्रयोग किया है शिक्षक ने, क्या किया, उसने एक पत्ती ली है, ठीक है, पत्ती पर उसने क्या डाला, स्प्रिट डाला। तो स्प्रिट डालने से उसके बाद क्या किया उसने, उसने फिर उसको आधे भरे बीकर में रख दिया जो पत्ती ली थी, और तब तक गर्म किया, यानी तब तक उसको उष्मा दी जब तक कि पत्ती का कलर नहीं चला गया। यानी पत्ती आपको पता है हरे रंग की होती है, और वो किस वजह से होती है, क्लोरोफिल की वजह से होती है। पत्ती का हरा रंग किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। यानी क्या किया उसने, क्लोरोफिल को खत्म किया एक प्रकार से, हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से, यानी उसके कलर को खत्म किया, यानी क्लोरोफिल को खत्म कर दिया। और फिर क्या किया उसने, उस पे आयोडीन की कुछ बूंदे डाली, यानी कलर जाने के बाद में क्या किया उसने, आयोडीन की कुछ बूंदे डाल दी, और डालने के बाद पत्ती का रंग नीला काला हो गया। ये अगर उसमें क्लोरोफिल होता तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करना संभव नहीं होता, यानी पहले उसने क्या किया, उसके कलर को खत्म किया है। तो यही इससे क्या निकलता है, इस क्रियाकलाप के बाद शिक्षक अधिगम के विभिन्न सूचकों के आंकलन के लिए कुछ प्रश्न देता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण का आंकलन करेगा, यानी ऐसा जो किया है वो किस बात को पुष्टि करेगा, यानी किसका विश्लेषण किया था टीचर ने ऐसा करके, वो हमें बताना है। तो पहला दिया है, पत्ती को हानि न पहुंचे इसके लिए यह सावधानी बरती गई है। ऐसा तो कुछ नहीं किया, कोई सावधानी इसमें नहीं बताई गई कि ऐसा करना हमें सावधानी पूर्वक करना है, ऐसा कुछ नहीं बताया। परखनेमली में स्प्रिट उड़ेलते समय क्या सावधानी बरती गई है, तो ऐसी भी कोई भी सावधानी नहीं बरती गई है। जब पत्ती पर घोल उड़े लगा तो रंग का क्या हुआ, ये बात भी अभी तक इसमें कुछ ऐसा नहीं बताया गया है कि घोल डालने से पत्ते का कलर चला गया या नहीं गया, ऐसा भी इसमें एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं गया है। क्या क्लोरोफिल हटाए बिना यह प्रयोग किया जा सकता था, तो बताइए इसमें से कौन सा आपको ठीक लग रहा है कि जो ऊपर आपने प्रयोग किया था वो इस बात का विश्लेषण कर रहा है, कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है,
जब पत्ती पर घोल उड़ेला गया तो रंग का क्या हुआ, यही बात हमें इस जो ऊपर एक्सपेरिमेंट किया उसमें बतानी है। यानी घोल डाला था पत्ती पर सबसे पहले हमने, तो रंग का कुछ हुआ इसमें नहीं बताया गया है कि रंग गया या नहीं गया, पर बाद में उसने कह दिया कि तब तक गर्म किया गया जब तक रंग नहीं चला गया। यानी जब पत्ती पर घोल डाला गया तो रंग का क्या हुआ वो हमें नहीं पता, इस बात का विश्लेषण हमें करना है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 64 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप चाहते हैं कि कक्षा 6 के विद्यार्थी नमक और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए नमक की पानी में विलेयता के गुण को पहचान सके। प्रति पर्सन उन्मुख शिक्षण के समर्थक होने के नाते आप क्या करेंगे। यानी आप एक शिक्षक हैं, ठीक है, आप बच्चे को नमक को और रेत यानी मिट्टी, दो अलग अलग आपको पता है होते हैं, उनको अलग यानी ये दोनों एक साथ मिले हुए हैं, उनको अलग करने के लिए क्या करें कि बच्चों को कैसे समझाएं कि उनको अलग कैसे कर सकते हैं। तो आपको पता है कि पहले हमें बच्चों को ऐसी विधियों के बारे में बताना होगा या उनको बोलना पड़ेगा कि ऐसी विधियों के बारे में सोचो जिससे हम नमक और रेत को अलग कर सकते हैं। यानी उन विधियों का पहले बच्चे को या तो बताना होगा या उनको खुद खोजने के लिए बोलना होगा, ये बात आपको पता है। अगर विधियां ही नहीं पता होगी तो बच्चे कैसे उस मिश्रित को अलग कर पाएंगे नमक और रेत को। यानी दोनों ही क्या है, सॉलिड है, उनको अलग करने के लिए कुछ विधियां होती है, ठीक है। जैसे आप लगा लीजिए, हम पानी में अशुद्धि मिली होती है तो उसको कैसे या तो छान के अलग कर लेते हैं या गरम करके अलग करते हैं। ऐसे हम अलग कर रहे हैं दो चीजों के विलयन को, हमें करना है नमक और रेत को, दोनों ही सॉलिड है, दोनों को अलग करना है। तो किन विधियों से करें, ऐसा विधियां बच्चों को हम बताएंगे। तो पहले बच्चों को विधियों के बारे में बताएंगे कि आप इन विधियों से इनको अलग कर सकते हैं, या उनको बोलेंगे कि आप ऐसी विधियों को बारे में बताइए जिनसे हम नमक और रेत को अलग कर सकते हैं। तो ये हमें इस क्वेश्चन में लग रहा है कि शिक्षक होने के नाते हमें ऐसा करना चाहिए। 65 नंबर का कौन सा आंसर आपको ठीक लग रहा है कि पहले विद्यार्थियों को उन विभिन्न विधियों के बारे में परिकल्पना करने को कहेंगे, यानी उनको बताए सोचने के लिए बोलेंगे कि बताओ, आप बताओ कि किन विधियों से हम इनको अलग कर सकते हैं। तो बच्चे अपने अपने बताएंगे कि सर हम ऐसे कर सकते हैं, मैम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, जिनसे रेत और नमक को अलग किया जा सके। तब विस्तृत स्पष्टीकरण के बाद उन्हें सही उत्तर तक ले जाएगा। यानी फिर आप बताएंगे कि हाँ ये विधियां होती है जिनसे हम दो सॉलिड पार्ट है एक दूसरे में मिले हुए हैं, उनको अलग कर सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा हमारा 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विज्ञान और तकनीकी के संबंधों का वर्णन करता है। यानी कौन सा कथन हमें बताना है कि जो विज्ञान विज्ञान आपको पता है एक विस्तृत विषय हमारा व्यापक विषय है, जो जिसमें हम विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं, विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं। यानी विज्ञान के अंदर तकनीक है, विज्ञान क्षेत्र बड़ा है विज्ञान का, पर उसके विज्ञान को समझने के लिए हम तकनीक का प्रयोग करते हैं। तो तकनीक एक मतलब लिमिट तक हो गई, उसका जो क्षेत्र है वो एक सीमित दायरे में हो गया, पर विज्ञान का क्षेत्र एक व्यापक है। विज्ञान को समझने के लिए हम तकनीक का प्रयोग करते हैं, न कि तकनीक के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर विज्ञान है तो तकनीक है, क्योंकि विज्ञान के द्वारा ही तकनीक संभव है। विभिन्न प्रकार की तकनीक किसके माध्यम से करते हैं, विज्ञान के माध्यम से करते हैं। तो विज्ञान का क्षेत्र क्या हो गया, व्यापक हो गया, पर तकनीक उसका एक प्रकार से साधन लगा लीजिए जिसके माध्यम से हम विज्ञान के क्षेत्र को समझते हैं। तो विज्ञान हमें बताना है कि इनके दोनों का क्या संबंध है, वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो पहला है विज्ञान एक व्यापक प्रयास है, जबकि तकनीक उद्देश्योन्मुख और प्रायस्थान विनिर्दिष्ट होता है। यानी उद्देश्योन्मुख किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम कोई तकनीक का प्रयोग करते हैं विज्ञान के अंदर, पर विज्ञान का क्षेत्र व्यापक है। तो यही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं, विज्ञान की तुलना में तकनीक अधिक सृजनात्मक प्रक्रिया है, ये नहीं। विज्ञान एक प्राचीन उद्यम है परंतु तकनीक उसकी अपेक्षा नवीन है, ये वाला भी नहीं। विज्ञान और तकनीक स्वतंत्र रूप से और परस्पर अलग अलग बढ़ते हैं, तो ये भी नहीं, क्योंकि विज्ञान के ऊपर तकनीक निर्भर है, यानी तकनीक विज्ञान के माध्यम से चलती है। तो पहला ही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इनमें से कौन सा एकल पुष्प नहीं है, वर्ण पुष्पों का एक गुच्छा है। यानी हमें क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा एक एकल पुष्प नहीं है, यानी एक से उसका जीवन प्रारंभ
नहीं होता है, बाकी वो अलग अलग पार्ट में जैसे दिखाई देते हैं। तो पहला दिया हुआ है धतूरा, दूसरा दिया हुआ है गुलाब, तीसरा दिया हुआ है गुड़हल यानी चाइना रोज, और 4 नंबर पे दिया हुआ है सूर्यमुखी। तो आप बताइए इनमें से कौन सा आपको लग रहा है जो एकल पुष्प है, और कौन सा एक ऐसा है जो एकल पुष्प नहीं है। तो आपको पता है जब गुलाब का फूल खिलता है तो वो एक कली से ऐसे निकलता है, ठीक है। और एक ही मतलब एक ही प्रकार से एकल पुष्प हो गया, धतूरा भी इसी में आएगा और गुड़हल भी इसी में आएगा। पर सूर्यमुखी का आपका पता है अलग अलग पार्ट से दिखाई देते हैं। अंदर सूर्यमुखी का आपने फूल देखा हो तो ऐसे अंदर अलग अलग डोर से दिखाई देती है। तो ये क्या है, एकल पुष्प नहीं है। और वो धीरे धीरे सूख जाते हैं तो वो बीजों का रूप ले लेते हैं। आपको पता है सूर्यमुखी का जो पुष्प होता है अंदर, उसके अंदर जो दाने दाने से होते हैं वो बीजों का रूप ले लेते हैं धीरे धीरे। तो 4 नंबर ऑप्शन जो सूर्यमुखी है वो एकल पुष्प नहीं है, बाकी सब एकल पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है। साइकिल के पहिए दर्शाते हैं, यानी कोई साइकिल है वो सीधी सड़क पर यानी ऐसे सीधी सड़क पर चल रही है। तो साइकिल का पहिया राउंड हो गया, तो उसका पहिया कौन सी गति कर रहा है, एक तो ऐसे राउंड राउंड में कर रहा है यानी वर्तीय गति कर रहा है, और क्या कर रहा है आगे भी चल रहा है तो स्थानांतरित भी हो रहा है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसका परिवर्तन तो हो ही रहा है। यानी पहले यहाँ था फिर यहाँ पहुंच गया, तो स्थानांतरित गति भी कर रहा है, और पहिया ऐसे गोल गोल चक्कर भी लगा रहा है तो वर्तीय गति भी कर रहा है। वही हमें बताना है कि साइकिल का पहिया कौन सी गति दर्शाता है। तो वर्तीय गति दर्शा रहा है और स्थानांतरित गति दर्शा रहा है। तो 68 का कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा, वर्तीय और स्थानांतरित गति। मान लीजिए आप एक किसान है और उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की मृदा क्या है, काली है। कौन सी मृदा है वहां पे, काली मृदा है। यदि आपके क्षेत्र की जलवायु उष्ण है, और जलवायु क्या है वहां पे, उष्ण है यानी गर्मी पड़ती है वहां पे, और आप अपने खेतों में रेशे प्रदान करने वाले पौधे उगाना चाहते हैं। कौन से पौधे, रेशे उगाने वाले, यानी जिन पौधों से जो कच्चा माल होता है उनसे क्या बनाया जाता है, रेशे बनाए जाते हैं। तो आप निम्नलिखित में से कौन किसे प्राथमिकता देंगे। यानी आप एक किसान है और आप वहां रहते हैं जहाँ की मृदा क्या है, मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी है, और वहां तापमान उच्च रहता है यानी उष्ण है, ठीक है। तो हमें देखना है कि वहां पे हम कौन सी फसल उगाएं और वो भी रेशे से संबंधित हो। ऐसी कौन सी फसल है जो काली मिट्टी में उगाई जाती है और तापमान भी उसके लिए उच्च चाहिए, तो ऐसी होती है कपास की फसल, ऐसी होती है जो काली मिट्टी में उगाई जाती है और उसे रेशा भी बनाया जाता है। क्योंकि आपको पता है कॉटन, कॉटन से क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं, रेशे बनते हैं, ठीक है। और वो तापमान भी चाहिए उसके लिए और काली मृदा भी चाहिए। तो किसान होने के नाते आप कौन सी फसल उगाएंगे वहां पे, कपास की फसल उगाना सही समझेंगे। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा हमारा, कपास की फसल। बाकी जूट, नारियल, रेयन, आपको पता है ये भी सारे हैं तो रेसे वाले ही, पर ये जिनके लिए ये स्थिति उपयुक्त नहीं है, पर कपास के लिए स्थिति सही है, उसके लिए काली मृदा भी चाहिए और तापमान भी उच्च चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विषम को चुनिए, यानी कुछ ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से 3 तो सेम है पर एक अलग है, वो हमें देखना है कौन सा है। पहला दिया हुआ है भ्रूण, दूसरा दिया हुआ है अंड, तीसरा दिया हुआ है अंडाणु, और 4 नंबर पे दिया हुआ है युग्मक। तो आपको पता है शुक्राणु और अंडाणु से मिलके बनता है युग्मक, तो ये दोनों तो सेम हो गए, और युग्मक बनेगा युग्मनज, फिर उससे बनेगा भ्रूण, तो ये भी इससे संबंधित हो गया। तो 3, 4 और 1 तो एक दूसरे से संबंधित है, यानी एक दूसरे से संबंधित है तो सेम हो गए, विषम तो नहीं है, सम हो गए। पर अंड ऐसा कुछ नहीं है जिसमें ऐसा कुछ बताया हो, तो अंड इसमें अलग हो जाएगा। तो 70 का आ जाएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, लाला रस लार का कार्य है, यानी जो मुंह में लार पाई जाती है उसका क्या कार्य है वो हमें बताना है। तो आपको पता है मुंह में जो लार पाई जाती है वो क्या करती है, जो भोजन होता है उसको क्या करती है, चिकना करती है, ठीक है। क्या करती है, उसके अंदर एक हार्मोन होता है, कौन सा होता है, जो हमारे मुंह के अंदर लार होती है उसके अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है। तो आपको पता है लार के अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है, टाइलिन हार्मोन पाया जाता है लार के अंदर। तो लार क्या करता है, भोजन को चिकना बनाता है जिससे निगलने में उसमें आसानी हो, यानी मंड जो हमने खाया स्टार्च को किस में परिवर्तित करता है, शर्करा में परिवर्तित करता है, जो टाइलिन हार्मोन होता है
इंजाइम होता है लार के अंदर, वो क्या करता है, स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। बाकी क्या दिया है, श्वास नली में खाद्य कणों को प्रवेश को रोकना, कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में परिवर्तित करना, अमन्य स्टार को वसा में परिवर्तित करना। तो ये तीनों इसके ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट नंबर इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी हमें कुछ कथन दिए गए, देखना है कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया है, अंतःश्वसन और उच्छ्वसन, श्वास खींचने और श्वास निकालने। यानी अंतःश्वसन का मतलब क्या हो गया, श्वास खींचने, यानी जब हम सांस लेते हैं यानी अंदर लेके जाते हैं उसे कहते हैं अंतःश्वसन, और उच्छ्वसन होगा जब हम सांस छोड़ते हैं यानी बाहर निकालते हैं, श्वास निकालने। दोनों ही प्रकार की में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। पहला कथन तो ये दिया गया। दूसरा है, अंतःश्वसन की श्वास खींची गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, ये वाला दिया हुआ। तीसरा क्या दिया है, उस श्वसन की श्वास निकालने वाली वायु में ऑक्सीजन नहीं होती, तीसरा ये दिया। 4 नंबर है, उस श्वसन की श्वास निकालने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। तो ये 4 कथन हमें दिए गए। तो हमें देखना है, जब हम श्वास लेते हैं तो आपको पता है कि हम सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर लेते हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हमने ऑक्सीजन को छांट लिया और अंदर ले गए। ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीजन भी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है, नाइट्रोजन भी जाती है, जलवाष्प भी जाती है, वो सब हमारे सांस के साथ अंदर जाती है। ठीक है, पर उसमें से हम ऑक्सीजन की कुछ मात्रा ले लेते हैं, और जब श्वास निकालते हैं तो उसमें भी हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ये सब वापस भी छोड़ते हैं, यानी ऑक्सीजन की कुछ मात्रा वापस भी आती है और अंदर भी जाती है। तो क्या होता है, अंतःश्वसन और उच्छ्वसन, खींचने और श्वास निकालने दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा हमारा, जो पहला इसमें दिया हुआ कि कौन सा कथन सही है वो ही हमें बताना। यानी श्वास लेने में और श्वास को छोड़ने में दोनों में ही ऑक्सीजन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो होती ही होती है, पर ऑक्सीजन भी साथ में रहती है, यानी ऑक्सीजन की जो मात्रा हमने ली थी उसमें से कुछ मात्रा हम वापस भी छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन दोनों में रहती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का। हाँ, किससे प्रकाश मार रहे, क्या किसने हमको।
घर पे खेलने ना कि वो उनके साथ आराम से चलाना खेलना तो क्या हुआ और मैं वीडियो बना रही हूँ बोल रहा हूँ